तो ये एक तरह से मेरे को ग्राफ पेपर दे रखा है। अब आप देखिएगा, इन्होंने बोला था स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन अलोंग साइड, इधर एक्स एक्सिस पर ले रखा है टाइम और वाई एक्सिस पर ले रखा है स्पीड। इज गिवन अलोंग साइड द कार वेज 1000 किलोग्राम, जो कार है उसका मास दे रखा है 1000 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। स्पीड टाइम ग्राफ का, अगर स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाता है। हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए ग्राफ में। जो स्पीड टाइम ग्राफ है, अगर उसका मैं स्लोप निकालूंगा तो उससे आ जाएगा मेरे पास एक्सेलरेशन। अगर स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का मैं एरिया निकालूंगा तो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जनरली हम 9th स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो 9th स्टैंडर्ड में जो आपको इस तरीके के ग्राफिकल क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उसमें आप ये समझ लेना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग लगभग एक ही दे रखे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूं तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में। हाँ, अगर मेरे को घूमते फिरते जाना है कहीं पर, एक जगह मैं घूमते फिरते टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ एक जगह पर पहुंचता हूँ, तो वो तो मेरा टोटल उसकी लेंथ हो गई डिस्टेंस। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकंड, तो पहले 2 सेकंड तक हमारा ग्राफ क्या है, ए से बी, तो ए से बी के नीचे वाला एरिया निकाल लीजिए। तो इस वाले पॉइंट को, ये जैसे ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी दे रखा है, इस वाले पॉइंट को ई बोल दीजिए। और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर ही बनता है यहाँ पर, मतलब ग्राफ में जो ये वाली लाइंस होती हैं वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाती हैं। तो इसको मैं शेड कर रहा हूँ ऐसे। और फर्स्ट पार्ट में जो इन्होंने पूछा है उसमें हम लिखेंगे we know that area we know that area under we know that area under speed time graph we know that area under speed time graph area under speed time graph gives the distance traveled gives the distance traveled, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड therefore distance traveled in the first 2 seconds is equal to area of triangle BEA, area of triangle BEA। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट ट्राइंगल का। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ बेस कितना हो जाएगा, बेस देखिए ये हो गया AE और हाइट कितना हो गया BE। तो हाफ, हाँ जी बेटा बताओ। सर वो कल मैंने आपको बोला था ना फिगर 15 हाँ 16 हाँ एंड हाँ 17। ठीक है, सही टाइम पर याद दिला दिया, अभी बताता हूँ बेटा, बस 2 मिनट रुकिए। एक दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा फिर वो बताता हूँ, फिर आपका जो सेल थ्योरी आप पूछ रहे थे फिर वो भी बताते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हाफ AE इंटू BE, ये क्लियर है, बेस इंटू हाइट पीछे पार्थ, क्लियर है। अब आप देखिएगा कि ये बेस कितना हो गया, ये 0 1 2, मतलब ये कितना है, ये 2 है, तो AE है 2, और ये जो BE है ये लेंथ कितनी है, 5 टाइम 15 15 हो गई। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 15, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 15। 15 क्या डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस विल बी टेकन इन मीटर, तो ये हो गया मीटर, 15 मीटर, समझ गए। एक्सक्यूज मी साहब, हाँ जी बताइए। साहब मेरे को समझ नहीं आया कि हमने ए ई और बी ई की लेंथ कैसे निकाली।
AE और BE की लेंथ कैसे निकाली। अब ऐसा कहते हैं कि जब भी कभी कोई ग्राफ दे रखा होता है ना बेटा, तो ये जो इनिशियल पॉइंट होता है ये 0 होता है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये 0 है और इसी पॉइंट को इन्होंने बोला है कि ये A है। ये तो नेमिंग कर रखी है, ये B है, ये C है, ये D है, इसको मैंने E मान लिया। तो AE जो लेंथ है ना, A से लेकर E तक, ये कैसे बताएंगे। फाइनल क्या है टाइम 2 और इनिशियल टाइम क्या है 0, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2। तो ये पूरी लेंथ हो गई 2, इसलिए मैंने AE की जगह लिख दिया 2। और जो ये BE है, ये BE लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ ये एग्जैक्टली सेम है यहाँ से यहाँ तक। तो ये पॉइंट कितना है 15 और ये कितना है 0, तो 15 माइनस 0 कितना हो गया 15। दैट्स वाई BE की लेंथ 15 हो गई। समझ गए। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर हम इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला वो नहीं लगा सकते? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला जो है ना फंडा, वो वहां पर लगाया जाता है जब हमको स्लोप निकालना होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, जब स्लोप निकालते हैं वेलोसिटी इसका, स्पीड टाइम ग्राफ का, जब हम स्लोप निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सेलरेशन नहीं पूछा, इन्होंने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में मैं एरिया निकालूंगा। जब एक्सेलरेशन पूछेंगे तो फिर मैं स्लोप निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गए। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताइए, बाकी सबको क्लियर है ना इतना फर्स्ट पार्ट। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके ओके। अब देखिएगा, अब मैं इसमें सेकंड पार्ट देखता हूँ। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स। वो फोर्स पूछ रहे हैं भाई, ब्रेक लगाने के लिए एक ब्रेकिंग फोर्स होगी। भाई हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम कोई कार में बैठे हैं, तो हम वो कार पे पेडल होता है, ब्रेक लगाने के लिए पेडल होता है, तो उसको प्रेस करना होता है, तो वो कार धीरे धीरे रुक जाती है। तो अगर मुझे कार को मतलब एकदम से तेजी से रोकना है तो मैं बड़ी तेजी से उसको दबाऊंगा एकदम, और अगर मान लीजिए मेरे को धीरे धीरे करके रोकना है तो मैं हल्का हल्का ब्रेक लगाऊंगा, ज्यादा तेज नहीं लगाऊंगा ब्रेक। तो वो ब्रेकिंग फोर्स पूछा है कि ब्रेकिंग फोर्स कितनी चाहिए उसमें। अच्छा, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, मास दे रखा है 1000 किलोग्राम, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा, और जब मैं ब्रेक की बात कर रहा हूं तो ब्रेक का मतलब क्या होगा। अब आप ब्रेकिंग फोर्स समझिएगा, ये ना ऐसा होता है जैसे कोई भी गाड़ी है, साइकिल है, स्कूटर है, मोटर बाइक है, कुछ भी है, तो ये उसका व्हील है, ये उसका व्हील है, ये रिम हो गया, और ये जो हिस्सा है ये उसका रबर का टायर हो गया, ये उसका टायर हो गया। तो अंदर जो रिम वाला पोर्शन है ना, इस पर ना एक ड्रम लगा रहता है। मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, बड़ा बना देता हूँ। एक ड्रम लगा रहता है और इस ड्रम पर यहां पर ऐसे इसको कहते हैं बेटा ब्रेक शू। ये जो रबर का है इसको कहते हैं ब्रेक शू। तो जब हम ब्रेक्स प्रेस करते हैं ना, तो ये रबर शू यहां पर स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम उसको ब्रेक्स को प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग खिंचती है, और ये स्प्रिंग खिंचती है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो ताकत लगा रहे हैं उससे ये स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं। तो स्प्रिंग खिंचती है क्योंकि वो कनेक्टेड होती है लीवर के थ्रू, वायर के थ्रू वो कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही ये स्प्रिंग खिंचता है तो ये फैलता है ना, और जब ये फैलता है तो अंदर जो लोहे का उसका रिम घूमता है, वो रिम को टच करता है। तो रिम को टच करेगा तो वो इसलिए टायर जो चलते हुए हैं उनको रोकेगा। तो टायर आगे की तरफ घूम रहे हैं, और ये जो ब्रेक शू है, ये जो रबर का होता है ब्रेक शू बोलते हैं इसको। ये ब्रेक शू क्या होता है, ये इस पर एक ना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो दो काम होते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के, मोटर बाइक्स के बहुत बड़े बड़े ऐड आते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, पूरा बड़ा बड़ा पेज पर ऐड आता है कि इसमें ABS सिस्टम है, इसमें एयर बैग्स हैं। एयर बैग्स तो आपको पता ही है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो खुल जाते हैं। और ABS का मतलब होता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। एब्स आपने लिखा हुआ देखा होगा, बड़ा बड़ा एब्स लिखा रहता है कि ये वो मोटर बाइक है जिसमें हम एब्स वाला सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो एब्स वाला सिस्टम ये होता है कि देखिए, जब आप रबर, जब इसमें टच होगा, इसके रिम पर जब रबर टच होती है तब तो वो रुकता ही रुकता है। एब्स क्या करता है कि पहिया जो है, व्हील जो है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है आगे की तरफ, वो ऐसे ऐसे आगे की तरफ घूम रहा है। तो जो ब्रेक्स हैं वो ऐसे ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं उस पर, एक
कर्व वाले डायरेक्शन में, मतलब रोटेशनल फोर्स लगाते हैं उस पर। तो इसलिए क्या समझ में आता है मुझे यहाँ से कि जो हमारे ब्रेक्स हैं वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये व्हील अगर आगे की तरफ घूम रहा है तो ब्रेक्स पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, स्टॉपिंग फोर्स। ठीक, तो जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेक क्या करते हैं, ब्रेक धीरे धीरे वेलोसिटी को कम करते हैं। वेलोसिटी का धीरे धीरे बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का धीरे धीरे घटना इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में आएगा। वो मैं अभी समझ जाता हूं। देखो, जब यहां पर हमारे पास ये वाला ट्राइंगल में ले लूंगा, इसको मैं बोल दूंगा एफ। इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स। 5 सेकंड जब बीत जाते हैं तो क्या हुआ कि हमारी गाड़ी जो है वो रेस्ट में थी। ठीक है, क्योंकि स्पीड उसकी कितनी थी, 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ी, फिर 2 सेकंड में जाकर उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 15 मीटर पर सेकंड हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हुआ, 3 सेकंड पर भी उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड रही, फिर 4th सेकंड पर भी उसकी स्पीड 15 रही, फिर 5 सेकंड तक भी, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये कांस्टेंट रही इसकी स्पीड 15। देख रहे हैं ना आप, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ना तो ये ऊपर बढ़ रही है ना ये नीचे जा रही है। फिर क्या होता है, 5वें सेकंड पर आकर लगता है गाड़ी वाले को कोई ऑब्स्टेकल नजर आ गया सामने। ठीक है, तो उसको लगता है कि नहीं भाई अब तो फटाफट मेरे को ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकना है। तो क्या हुआ कि ये जो स्पीड इसकी 15 पर मेंटेन थी ये एकदम से नीचे आई, एकदम से नीचे आई। नीचे आ रही है ना, नीचे आने का मतलब क्या है कि समथिंग इज डिक्रीजिंग। तो क्या नीचे आ रहा है, स्पीड नीचे आ रही है, क्योंकि वर्टिकली मैं क्या ले रहा हूँ, स्पीड। तो वो नीचे आ रही है, इसका मतलब हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। ठीक है, तो ब्रेक लगाया जा रहा है। तो ब्रेक कब लगा रहे हैं, एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। जैसे ही 5 सेकंड हुए एकदम से हमको जरूरत लगी ब्रेक लगाने की। तो हमने क्या करा कि एक्सेलरेशन is equal to slope of speed time graph, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखिएगा, इस चीज से हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो हमारी स्पीड है वो नीचे की तरफ आ रही है। इट मीन्स दैट कि हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले मैं स्लोप की, यहाँ जो मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, सबसे पहले मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा। फिर क्या करेंगे बेटा, क्या होता है सीधा सीधा स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देवांश, यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इसलिए मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, ये मैं लिखूंगा यहाँ, स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप बच्चे समझ रहे होंगे कि मैं एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहा हूँ। एक्सेलरेशन आते ही मास मेरे पास है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन करूंगा तो ब्रेकिंग फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट देखिए, परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर CF और बेस यहाँ पर क्या है, FD। तो ये हो गया माइनस का CF अपॉन FD। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का CF क्या है, फिर वही चीज यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 15। ये 15 हो गई। ठीक है टिया, ये समझ में आ रहा है, CF भी 15 होगा। Yes, sir. ठीक है, तो CF भी 15 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट FD कितना है, 5 से 6 तक। तो फाइनल वैल्यू 6, इनिशियल वैल्यू 5, तो 6 माइनस 5 कितना, 1, तो 1 सेकेंड। तो ये हो गया 1। इसका मतलब ये आ गया मेरे पास -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज माय एक्सेलरेशन। नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नेगेटिव कैसे बताते हैं, अगर वो ऊपर से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव साइन लगा देना है आपको। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर ब्रेकिंग फोर्स F इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू मास कितना है 1000 और एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15,000 क्या, न्यूटन। और फिर यहां पर हम ये कहेंगे कि नेगेटिव साइन, माइनस के आगे VE लिख देता हूं, नेगेटिव शॉर्ट में लिखने का तरीका है, नहीं तो NANEGATIVE पूरा स्पेलिंग लिख दो, या माइनस लिखकर आगे VE लिख दो,
कि नेगेटिव साइन indicates that brakes of a vehicle acts in the opposite direction of motion, ठीक है। और फिर आप ये कहेंगे therefore ब्रेकिंग फोर्स, याद रखना जब 1 किलोग्राम की बात करते हैं और उसको कहते हैं कि ग्राम्स में कन्वर्ट करो तो वो क्या हो जाता है 1000 ग्राम्स। तो 1000 ग्राम्स का मतलब क्या होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। 2021 की बात हम कर रहे हैं तो कई लोग इसको 2K21 भी बोल देते हैं ना। 1000 अगर कहीं पर आ रहा है तो K लगा देते हैं, वो K का मतलब किलो है, समझ रहे हैं, किलो एक यूनिट है। तो अगर यहाँ पर 15,000 लिखा हुआ है तो 1000 यानी कि 3 जीरो हटाओ और किलो न्यूटन लिख दो। 1000 का मतलब किलो होता है, बस ये सीधा सीधा याद रखें। तो ब्रेकिंग फोर्स कितनी हो गई 15 किलो न्यूटन, ठीक है। 15,000 ग्राम होता तो आप कहते यार इतना बड़ा क्यों लिखना है, 15 किलोग्राम लिखो ना सीधा सीधा, ठीक है। 15,000 मीटर होता तो आप कहते कि 1000 हटाओ और किलो लगा दो, किलोमीटर कर दो ना सीधा, ठीक। तो किलो जो है, किलो का मतलब 1000 होता है। ये सभी को क्लियर है बेटा इतना? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, तो हम लास्ट में -15 के न्यूटन ही लिखेंगे? बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव साइन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ब्रेक्स ऑफ अ व्हीकल एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के उल्टे डायरेक्शन में लग रहे हैं ब्रेक्स, दैट्स व्हाई नेगेटिव आ रहा है रिजल्ट। लास्ट में आप नेगेटिव हटा सकते हैं। अच्छा, अगर आप सिर्फ इतना भी लिख कर आ जाएं तो भी टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है एक मिनट टाइम बताइए पहले, तो 1 मिनट रुको बेटा। हाँ, अब बताओ। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एग्जांपल नहीं, ऐसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो उसको रोक ही रहा है, ये तो उसको लगातार रोक ही रहा है और वो मोशन में रहना चाहेगा। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, until and unless some external force is applied on it, a body continues to be in its state of rest of motion। हाँ ठीक है, कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं तभी तो वो रुक रहा है, नहीं तो व्हील तो मूव भी करना चाहेगा। चलिए, अब इसके बाद ना मेरे से विदार 2 एक दिन से एक डाउट पूछ रहा है, तो वो जरा सभी बच्चे देखिएगा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, बस इसमें सोचना। मैं आपको अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा, आप पूछ रहे हैं फिगर नंबर 15, फिगर नंबर और 16 दो पूछ रहे हैं ना? यस सर। चलिए बेटा, अब जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो देख लीजिए, मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, आप लोगों को तो दिखाई दे ही जाएगा। यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, इसने ना कार की सीट बेल्ट लगा रखी है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है सबको? इसने यस बंदे सर। यस सर। सीट बेल्ट लगा Yes. रखी है। इधर बाजू में एक लड़का बैठा हुआ है, इसका ना साइड व्यू दिखा रखा है कि साइड से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पर ऐसा है कि पहले वाले फिगर की बात करते हैं, पहले वाला फिगर ये, तो इसमें ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल इन्होंने दिया है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए हमें एकदम से झटके से हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हम झटके से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो या इधर देखें, ये पहले दूसरा वाला फिगर देखो, ये वाला, पहले स्टार्ट की गाड़ी चलाने की बात करेंगे, फिर गाड़ी रोकने की बात करेंगे। तो आप ये वाला फिगर देखिए, इस वाले फिगर में इस बंदे का चेहरा और पीछे जो ये हेडरेस्ट के लिए होता है ना, तो इसमें गैप है, इसमें गैप है ना। तो अचानक से कोई गाड़ी स्टार्ट कर दे और बड़ी तेजी से एकदम झटके से चलाए उसको, तो पीछे गैप है उसके सर में, और जो हेडरेस्ट होता है उसमें गैप है। तो क्या है कि उसका जो हेड है वो तो ऐसे ही स्टेबल रहना चाहेगा, उसका हेड कहीं पर भी किसी भी चीज से टच्ड नहीं है, लेकिन जो नीचे का पोर्शन है, जो नीचे का पोर्शन है, देखिए इसका जो शोल्डर से नीचे का जो पोर्शन है, ये कंधे से नीचे का पूरा जो पीठ है, पूरे जो हिप्स हैं, जो थाइज हैं, वो सारे के सारे
कार की बॉडी से टच्ड है, लेकिन जो सर है, जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो पोर्शन है, ये हवा में है, ये कहीं टच्ड नहीं है कार से। तो इसका मतलब क्या होगा कि कार झटके से आगे चली तो नीचे की जो बॉडी है जो टच्ड है, कार के साथ टच्ड है, तो इसका मतलब वो कार के सिस्टम में इंक्लूड हो चुकी है, लेकिन हेड कार के सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। तो वो नीचे की बॉडी तो एकदम से झटके से चली जाएगी गाड़ी के साथ, लेकिन जो हेड है, हेड वो तो कार के किसी भी सिस्टम से या सीट से कहीं से भी टच्ड नहीं है। तो क्या होगा कि वो रेस्ट में ही रह जाएगा, वो रेस्ट में ही रह जाएगा, ठीक है, और नीचे की बॉडी आगे चली जाएगी। अब क्योंकि जो हमारा सर है वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, तो क्या होगा कि जब हमारी बॉडी ऐसे आगे को जाएगी तो शुरुआत में तो सर पीछे को जाएगा, फिर उसके साथ चलने लगेगा। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्योंकि जो हमारा हेड है वो कार के किसी भी सीट से या कार की किसी भी बॉडी से कहीं से भी टच नहीं है, हवा में है ना, तो इस वजह से क्या होगा कि वो तो रेस्ट में रह जाएगा, नीचे की बॉडी अचानक से आगे जाएगी, तो नीचे की बॉडी में झटका नहीं लगता। झटका कहाँ लगता है, हेड में, हेड में झटका लगता है। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये है कि अब गाड़ी चल रही है लगातार, तो जब गाड़ी चल रही है अचानक से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारा हेड है, जो हमारा हेड है, हेड तो यहाँ पर है, आगे की तरफ है, मतलब ये तो ऊपर हो गया, और ये हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया। जो हमारी बैक है, बैक तो चिपकी हुई है पीछे सीट के साथ, सीट पर हमने पूरा उस पर कमर लगा रखा है, लेकिन जो हमारा फ्रंट का पोर्शन है ये तो कार से चिपका हुआ नहीं है, ठीक। अब क्या होगा कि ये फ्रंट का पोर्शन तो आगे चलता रहेगा, पूरी बॉडी चल रही है, लेकिन बाकी सारी बॉडी जो है वो कार से चिपकी हुई है। हेड जो है वो खुला है एकदम, ऊपर से जो माउथ है वो भी खुला हुआ है, ठीक, और आगे का जो पोर्शन है वो भी किसी से टच्ड नहीं है। तो तभी उसको कार के सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए सीट बेल्ट लगाई जाती है। सीट बेल्ट लगा ली तो वो कार के सिस्टम में अब जुड़ गया, यानी कि अब वो चिपक गया। तो अब क्या है कि जब झटका लगेगा, अचानक से आपको अगर ब्रेक लगाने पड़े तो हेड में तो लगेगा झटका हल्का सा, लेकिन पूरी बॉडी में झटका नहीं लगेगा। समझ गए? पूरी बॉडी में झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी तो चल रही है 50, 60, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अचानक से गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी से जो जो चीज शरीर की चिपकी हुई है, जो जो चीज टच्ड है, जो जुड़ी हुई है, जो छू रही है गाड़ी को, उसको तो कोई झटका नहीं लगेगा, लेकिन जो ओपन है उसको झटका लगेगा। तो हमारा फ्रंट पोर्शन ओपन है, हमारा जो फ्रंट पोर्शन ओपन है, हमारा फ्रंट पोर्शन तो मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन गाड़ी एकदम से रुक गई, तो गाड़ी रुकी, फ्रंट पोर्शन नहीं रुका, तो फ्रंट पोर्शन आगे ही चलना चाहेगा, तो इस वजह से आगे को झटका लगता है उसमें। समझ गए? बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। और एक चीज और बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये सोचें कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं या बस में बैठे हुए जा रहे हैं, अब आप ड्राइवर नहीं हैं, बस में बैठे हुए हैं, 15, 20, 25 बच्चे बैठे हुए हैं बस में, बस चलती जा रही है सीधे सीधे। बस वाला बेवकूफ इंडिकेशन भी नहीं देता है, और अचानक से कुछ उसको ज़रूरत लग जाती है, सोच रहा था, किसी ख्यालों में था, फिर उसको अचानक से याद है अरे बस को इधर मोड़ना था, अचानक से बस घुमा देता है ऐसे। आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, आपकी बॉडी जा रही है ऐसे, बस आपकी बॉडी तो ऐसे जा रही है और बस एकदम से ऐसे मुड़ जाती है, तो आपकी बॉडी एकदम से नहीं मुड़ेगी ऐसे, आपकी बॉडी ऐसे ही जाना चाहेगी, लेकिन आपका जो पूरा हिप्स और थाइज वगैरह है और जो कमर है वो जुड़ी हुई है बस की सीट से, आप सीट पर बैठे हुए हो, तो आपकी बॉडी तो सीधा जाना चाहेगी, लेकिन बस ऐसे मुड़ गई, तो जब बस ऐसे मुड़ेगी तो आप ऐसे साइड वाइज ऐसे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी सीधे ही जा रही थी, लेकिन अचानक से आपको फोर्सफुली ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक। तो बॉडी एकदम से नहीं रुकेगी, बिकॉज बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो आपका मोशन ऐसे था, तो आप फ्रंट में जाना चाह रहे थे, आप फ्रंट में जाना चाह रहे थे, लेकिन बस मुड़ गई, बस मुड़ गई, तो अब आपका फ्रंट नहीं रहा, अब आप साइड, अब आपकी साइड आ गई, इस वजह से आप साइड में ऐसे जाके लुढ़कते हैं, फिर आपको बस के आगे वाला वो पोल पकड़ना पड़ता है और आप हल्के हल्के ऐसे झुक जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर।
Yes, और sir. इसी वजह से उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, कभी भी देखना कोई भी बच्चा साइकिल चलाता है या कोई भी मोटरसाइकिल चलाता है, या चलिए हम किसी रेसर की बात करते हैं जो बाइक की रेसिंग होती है, तो वो जब बाइक की रेसिंग करते हैं तो उनको जब मुड़ना होता है तो वो झुक जाते हैं इस तरफ, वो झुक जाते हैं क्योंकि अगर वो सीधे सीधे मुड़ेंगे तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से उड़ जाएंगे उस तरफ, समझ रहे हैं? क्योंकि अचानक से वो ऐसे नहीं मोड़ सकते, इसलिए वो पहले झुक जाते हैं इस तरफ कि हम ऐसे झुकेंगे, मुड़ते वो तब भी हैं, पर क्या है कि जो इफेक्ट उनको बाहर की तरफ फेंकता है उसका अपोजिट इफेक्ट वो पहले ही लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना? उसका अपोजिट इफेक्ट वो पहले ही लगा देते हैं कि अगर हम सीधे मोड़ लेंगे तो हम उस तरफ गिरेंगे, तो उस तरफ गिरने से बचने के लिए आप पहले से इधर झुक जाते हैं। तो आप हल्का सा, कोई बच्चा भी साइकिल चलाता है तो उसको अगर इस साइड मुड़ना होता है तो वो आप देखना वो साइकिल को एकदम से ऐसे नहीं मोड़ देता, वो हल्का सा इधर झुककर इस हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर कर हैंडल को, और तब ऐसे घुमाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये नेचुरली प्रैक्टिस से आ जाती है। ठीक है, और जो बाइक चला रहा है उसको पता है कि बेटा तेरे को मुड़ना ही पड़ेगा, इधर नहीं मुड़ेगा तो उड़ जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि उनकी स्पीड इतनी हाई होती है तो इस वजह से उनका वो झुकना वो दिखाई देता है, और बच्चे की स्पीड उतनी हाई नहीं होती तो बच्चे का हल्का सा झुकना वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको ज्यादा झुकना पड़ता है अपना एक नेगेटिव इफेक्ट देने के लिए कि मैं उस तरफ ऐसे गिर सकता हूं, तो इसलिए पहले से ही मैं इस तरफ मुड़ जाऊं। ठीक है, और फिर मुड़ते ही उसको कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, अपने आप मोटरसाइकिल उसकी सीधी हो जाती है। समझ गए? बताइए बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी, अब इस टॉपिक से हटकर थोड़ा सा मैं जो हमने सेल वाला जो चैप्टर करा था उसमें जरा सेल थ्योरी वाला पोर्शन है वो बताऊंगा। छोटा ही है, थ्योरेटिकल है, अभी बताता हूँ बेटा, 1 मिनट वेट करें। देखिए इसमें एक छोटा सा पोर्शन है सेल थ्योरी, वो देखेंगे। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek, with the improved microscope, discovered the free living cells in pond water for the first time. It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. तो इसमें ना हमें ये देखना है कि सबसे पहले वैसे जो है सेल जो है सेल को सबसे पहले देखा गया, वो देखा एक कॉर्क की हेल्प से, कॉर्क को स्लाइड पर रख दिया। और कॉर्क किसकी ली थी? कॉर्क जो है एक एनिमल सेल जैसे हम ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, विद सम इंक्रीज्ड थिंकिंग पावर। की थिंकिंग पावर है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स। बाकी हम ये देखेंगे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लिवर हो गया, तो मैक्सिमम जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो एनिमल्स से मैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो हमारा गाल होता है ना, चीक जो है, वो चीक के अंदर की स्किन को
एक प्लकर की हेल्प से थोड़ा सा खींच कर निकाल लिया गया। ठीक, कई बार ऐसा होता है हम खाना खाते हैं तो हमारा दांतों के बीच में भी वो वाली स्किन आ जाती है, वो कट जाती है। तो कट जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जो स्किन है वो कोई बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता उसमें। कई बार ऐसा होता है कि वो कट गई, अजीब सा लग रहा है, हम उसको खींच के निकाल भी देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक होता नहीं है? ये गाल के अंदर कुछ कट जाता है और हल्का सा स्किन का टुकड़ा है वो निकल जाता है। जैसे लिप्स हैं तो लिप्स के ऊपर होंठ फट जाते हैं तो होंठ के ऊपर की जो स्किन है उसको हम हटाकर फेंक देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि वो पतली सी स्लाइस हो गई, पतला सा एक मेम्ब्रेन हो गया। तो इस तरीके से अगर दो तरीके के एग्जाम्पल लिए गए, एक तो प्याज होता है तो अनियन है, तो अनियन के ऊपर का एक छिलका उतार लिया गया जिसको अनियन स्लाइस बोल दिया, वो उतार लिया गया। दूसरा कौन है? सर आपकी वीडियो नहीं आ हाँ रही। जी बेटा, अभी 1 मिनट आ जाएगी। तो वो स्टडी किया गया, उसको स्टडी करा गया। तो ये सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद फाइनली 1831 में पहले तो अनियन स्लाइस को स्टडी करा गया, प्लांट सेल, फिर एनिमल सेल को भी स्टडी करा। दोनों सेल्स में हमने देखा कि कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, वो प्लांट्स के हिसाब से था और वो एनिमल के हिसाब से था। फिर 1831 में फाइनली उसने बता दिया, रॉबर्ट हुक ने, कि भाई एक जो है वो न्यूक्लियस भी होता है, एक मेजर बॉडी होती है सेल के अंदर, एक बड़ी सी बॉडी होती है, तो उसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। फिर क्या होता है, Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Schleiden and Schwann. तो इसमें बेसिकली ये इन्होंने बताया है कि जो सेल थ्योरी है was explained cell theory was explained by two biologists, Schleiden and Schwann. Schleiden, Schleiden and Schwann, Schwann. Schleiden and Schwann. The cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है सेल थ्योरी was further expanded by Virchow कौन से ईयर में? 1855। by suggesting that all cells arise from pre-existing cells के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। वर्चोव ने 1855 में ये चीज बताई। उसके अलावा जो श्लीडन ने और श्वान ने ये एक्सपेरिमेंट करा था, श्लीडन ने करा था 1838 में और श्वान ने करा था 1839 में। ठीक है? एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा बताइए। सर, ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा है ये क्या लिखा है? 1855। अच्छा ठीक है सर। हाँ, ईयर है, ईयर। उसके बाद है फिर 1940 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, या सिंपली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं, with the discovery of electron microscope in 1940 in 1940
It was possible to observe and understand. It was possible to observe and understand the complex structure. It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and various सेल ऑर्गेनेलीज. सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना अलग अलग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपका प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर के, उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं. ठीक है. बॉडी के अंदर लिवर, किडनी, हार्ट वगैरह ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स हैं, ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं. सेल के ऑर्गन्स को सेल ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं. तो केवल ये 3 पॉइंट हैं जो अगर पूछा जाए अगर आपसे एग्जाम में सेल थ्योरी के बारे में, तो बस आपको इतना बताना है कि वैसे तो इनिशियली रॉबर्ट हुक ने सेल को इन्वेंट करा था, है ना, लेकिन 1831 में करा था उसने. लेकिन फिर उसके बाद सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करा दो बायोलॉजिस्ट ने. श्लीडन 1838 में उसने एक्सप्लेन करा और श्वान ने 1839 में एक्सप्लेन करा. सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चोव 1855 में. उसको फर्दर और ज्यादा एक्सप्लेन करा गया. वर्चोव एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सप्लेन करा. उसने ये बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. पहले से कोई सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स से ही नए सेल्स बनते हैं. ठीक है. दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, के पुराने सेल्स से ही नए सेल्स बनते हैं, ये उसने बताया. ठीक है. विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट पॉइंट बेहद आसान है कि जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया तो बहुत ज्यादा आसान हो गया सेल के अलग अलग पार्ट्स को सबको पढ़ना. ठीक है. उसको पढ़ना बेहद आसान हो गया. ठीक है जी, इतना सभी को क्लियर है? यस सर. ठीक है. चलिए तो फिर आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी फिर कल करवाता हूँ. ठीक, कल पेपर है, और कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए तो बाय सर. ओके बाय. अरे यार ये क्या हो गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वही है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मुझे लग रहा है अब आ गई लाइट, गई हुई थी ना एक दिन. हाँ लेकिन फिर भी डीजे चल गया था. हो सकता है उसका वो पेट्रोल, वो सॉरी डीजल खत्म हो गया हो. every action there is an equal and opposite reaction. And action and reaction act on different bodies.